नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करें इससे पहले नजर एक बड़ी खबर पर डालते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही सिरसा से, जहां एयरबेस के पास से संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों ने संदिग्ध को एयरबेस के अधिकारियों के हवाले किया। पठानकोट हमले के बाद से ही आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही थी। संदिग्ध बांग्लादेश सीमा का रहने वाला है, ये बताया जा रहा है। नाम बदल कर अपनी पहचान लगातार उसकी तरफ से छिपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस संदिग्ध को कई भाषाएं भी आती थी, बहुत सी भाषाएं ये बोलता था। पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस के अनुसार मानसिक रूप से ये युवक बीमार है। अब ये बताया जा रहा है एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया एयरबेस के पास से। सिरसा एयरबेस के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ये कह रही है कि मानसिक रूप से ये बीमार है और तमाम बातें पुलिस की पूछताछ में अब सामने आ रही हैं। तो एयरबेस अधिकारियों ने भी संदिग्ध से घंटों पूछताछ की। ये पूछताछ में पता चला कि संदिग्ध बांग्लादेश सीमा के पास रहता था। ये अपना नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश भी लगातार कर रहा था। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि बहुत सी भाषाएं इसको बोलनी आती थी, बहुत सी भाषाएं ये बोलता था और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश इसकी तरफ से लगातार की जा रही थी। हालांकि पुलिस अब ये कह रही है कि मानसिक रूप से ये बीमार है और पुलिस ने पूछताछ एयरबेस अधिकारियों ने भी इससे की और पुलिस पूछताछ भी लगातार इस संदिग्ध से कर रही है। छब्बीस जनवरी नजदीक है और ऐसे में संदिग्धों की गिरफ्तारी बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। अमित तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, ये संदिग्ध अब क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से ये बीमार है, बहुत सी बातें पूछताछ में साफ हुई हैं। क्या कुछ पूछताछ की गई इससे? जी बिल्कुल प्रतिमा, जो गांव झोपड़ा के लोगों ने इस व्यक्ति को पकड़ा था और ये संदिग्ध अवस्था में वहां घूम रहा था, उस समय लोगों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया और उनका कहना था कि यह वायुसेना केंद्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी पूछताछ की गई है जिसमें वो अपना उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लगता। ऐसे में अभी मनोवैज्ञानिक की भी सहायता ली जाएगी। तो जिस प्रकार की बात पुलिस कह रही है उसके मुताबिक तो यही लगता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और यह इसी वजह से वहाँ एयरफोर्स के नजदीक घूम रहा था। जी लेकिन अमित, ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सी भाषाएं इसको बोलनी आती थी, बहुत सी भाषाएं ये बोलता था, बार बार अपना नाम बदल के पहचान छुपाने की कोशिश करता था। अगर मानसिक रूप से बीमार है तो फिर ऐसा कैसे किया जा सकता था? जिस प्रकार की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा था वो लिपिबद्ध करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में उससे लिपिबद्ध भाषा हो नहीं रही थी, तो जो ग्रामीणों को लगा कि यह कई तरह की भाषा बोल रहा है। तो इस वजह से यह संदेह हुआ। अब जो पूछताछ में ही पूरा खुलासा हो पाएगा। जी चले, बेहद शुक्रिया अमित आपका। तो पूछताछ लगातार चल रही है और इस पूछताछ में ही कई खुलासे हो पाएंगे। उसके बाद सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला जो है ये क्या है। चलिए, और अब अपने स्पेशल रिपोर्ट के आज के मुद्दे पर आते हैं। मेवात की अगर बात करें तो आखिर मेवात में लगातार कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार तो किया जाता, उसके अलावा आतंकियों की गिरफ्तारी बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। आतंक का जाल देश में आखिर कहां कहां फैला है और मेवात में खास तौर पे आतंकियों की नजर क्यों रहती है? स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर आज करेंगे चर्चा। देश में जब भी कहीं आतंकी हमले होते हैं, पुलिस की खुफिया नजर मेवात पर टिक जाती है। मेवात में पुलिस का सर्च अभियान तेज हो जाता है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद भी दिल्ली पुलिस की नजर मेवात पर टिकी हुई थी और पुलिस का शक
सच भी साबित हुआ जब सोमवार को मेवात जिले से संदिग्ध आतंकी अब्दुल सामी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सोमवार को लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल से डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम ने रविवार रात पुन्हाना की लक्कड़ मार्केट में मौजूद एक धार्मिक स्थल में दबिश दी। टीम ने यहां से 2 लोगों को पकड़ा था, लेकिन बाद में एक को छोड़ दिया। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर उमेश भरतपाल के मुताबिक पकड़े गए आतंकी की तलाश 1 महीने से चल रही थी। ये कोई पहली घटना नहीं है कि मेवात से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले भी मेवात से कई बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी कर संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की है। 9 दिसंबर 2013 को पुलिस ने मेवात से लश्कर-ए-तोयबा का आतंकवादी गिरफ्तार किया था। आतंकी का नाम शाहिद था, जो एक मस्जिद में मौलवी था। शाहिद पर लश्कर का एक नया मॉड्यूल खड़ा करने की जिम्मेदारी थी। वहीं से दूसरा आतंकी हफीज राशिद भी गिरफ्तार किया गया था। खुफिया विभाग और देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अब मेवात को आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर काफी संवेदनशील मान चुकी हैं। पहले भी यहां से कई बार आईएसआई के एजेंट भी पकड़े जा चुके हैं। सीधे तौर पर अलकायदा आतंकी अब्दुल सामी की गिरफ्तारी के बाद आईबी और चौकन्नी हो गई है। स्पेशल सेल के मुताबिक अब तक की पूछताछ में सामी ने खुलासा किया है कि वो मेवात में भी अलकायदा संगठन का नेटवर्क तैयार करने में जुटा था। आशंका है कि मेवात से जल्द ही कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साफ है कि आतंकियों के लिए भारत में मेवात सबसे बड़े आरामगाहों में से एक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों आतंक के आकाओं को मेवात में पनाह मिलती है? कौन है इसका जिम्मेदार? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आतंक की साजिश जब रची जाती है तो मेवात का इस्तेमाल हमेशा क्यों किया जाता है? मेवात की अगर बात करें तो वो सबसे ज्यादा उन आतंकियों के लिए आसानी वाली जगह क्यों बनता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली के पास आराम से आ सकता है? हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रघुबीर सिंह जी हैं। रघुबीर जी, हम लगातार ये बात देख रहे हैं, मेवात में 2013 में भी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था, संदिग्धों की गिरफ्तारी वहां से की गई थी, लेकिन जब भी देश में कहीं पर भी आतंकी हमला होता है तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी निगाह मेवात में ही क्यों आके अटक जाती है और वहां से आतंकियों की गिरफ्तारी होती भी है? मेवात एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुस्लिम बहुमल एरिया है। हाँ। और ये दिल्ली के पास में है और यहाँ एजुकेशन का लेवल भी उतना नहीं है, लोग ज़्यादातर इलिटरेट हैं और उसमें मौलवी के बहाने या कोई धार्मिक भावनाओं के किसी भी धार्मिक प्रचार के बहाने या कोई रोजगार पैदा करने के बहाने लोग यहाँ पे घुस आते हैं और लोग बाहर से भी आते हैं और वो किसी न किसी बहाने यहाँ आके बैठ के सारी मिलिटेंसी की गतिविधियों को प्रारूप देते हैं। तो इसीलिए दिल्ली के नज़दीक भी है। हाँ। और ये इनको बहुत ही सूटेबल एरिया है। हाँ। यू कैन से तो बहुत ही सूटेबल एरिया मेवात है, इसलिए उसको टारगेट किया जाता है। आतंकी यहीं पर ही रहते हैं और यहीं से ही साजिश रचते हैं। हमारे संवाददाता मेवात में पहुंच चुके हैं और वहां से सीधे हमारे साथ हैं अनिल मोर। अनिल के पास चलते हैं और उनसे वहां के हालात जानने की कोशिश करते हैं। अनिल, कल ही एक आतंकवादी की गिरफ्तारी वहां से की गई है, लोग वहां के क्या कुछ कह रहे हैं? अनिल, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, जो इस आतंकी की गिरफ्तारी की गई है उसके बाद से कहीं ना कहीं अगर मेवात की बात करें, मेवात खुफिया, हाँ बिल्कुल, देखिए जो इस आतंकी की गिरफ्तारी की गई, इस आतंकी की गिरफ्तारी की बात से अगर पूरे मेवात की बात करें, मेवात खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ चुका है, क्योंकि जिस आतंकी को पकड़ा गया, खुफिया एजेंसियां कई महीने से लगातार इसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लगातार खुफिया एजेंसियां इसके पीछे लग रही थी। और जब इसको अरेस्ट किया गया, जब ये एक धार्मिक स्थल के अंदर था, ये अपने कई साथियों के साथ मेवात आया हुआ था। मेवात के पुन्हाना में ये कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार कर रहा था, अपने आप को धर्म प्रचारक के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ था। इसके साथ कई साथी आए थे और जब पुलिस ने भी, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यहाँ पर रेड डाली, जब इसको गिरफ्तार किया, तब भी यहाँ पर धर्म का प्रचार ही कर रहा था। इसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में बातचीत पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इसको छोड़ दिया और इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। कहीं ना कहीं एक पूरा संगठन है कि यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश मेवात में कर रहे थे, क्योंकि अगर मेवात की बात करें, मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का स्तर भी काफी नीचे मेवात में। तो ऐसे में इनकी कोशिश थी कि मेवात में जो पिछड़े हुए लोग, चाहे जो एजुकेशन की बात करें, चाहे
गरीबी की बात करें, उन लोगों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो एक ये मॉड्यूल देश भर में खड़ा करने की फिराक में थे, जो अलकायदा के देश भर में एक मॉड्यूल खड़ा करने की कोशिश में थे, AIKUS उस मॉड्यूल का नाम रखा गया था। उसका हालांकि उसके 4 आतंकी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जो ये गिरफ्तारी की गई 5वीं गिरफ्तारी अलकायदा की, और कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा मॉड्यूल था, हालांकि दिल्ली पुलिस की बात करें, खुफिया एजेंसियों की बात करें, इस मॉड्यूल को बिल्कुल ध्वस्त फिलहाल कर दिया गया। और इस आतंकी कोशिश थी कि मेवात के युवाओं को टारगेट किया जाए, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे पैसे के नाम पर, उनके नाम पर उनको टारगेट करके कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों से उनको जोड़ा जाए। बिल्कुल अनिल, आतंकी गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश भी लगातार इन आतंकवादियों की रहती है, लेकिन NCR में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियां ये अंदेशा लगा रही हैं कि अभी भी बहुत से जो आतंकवादी हैं वो छिपे हुए हैं NCR में। खुफिया एजेंसियों की बात करें, खुफिया एजेंसियों ने बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया, खासतौर पर NCR के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि पठानकोट हमले के बाद से ऐसी खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिल रही थी, ऐसे संदेश मिल रहे थे कि और भी हादसा किसी तरह का आतंकी घटना घटित हो सकती है। कहीं ना कहीं जो इस आतंकी की गिरफ्तारी की गई है, लगातार खुफिया एजेंसियां इसको टारगेट कर रही थी, क्योंकि जो पिछले महीने में एक आतंकी की अलकायदा के एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी बेंगलोर में, उसके बाद से खुफिया एजेंसियों को ये अंदेशा था कि इनके और भी साथी हो सकते हैं। हालांकि अलकायदा से जुड़े 4 लोगों की गिरफ्तारियां पुलिस पहले ही कर चुकी थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। एक की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी, यूपी में हुई थी, उड़ीसा में हुई थी, और साथ ही बेंगलोर में हुई थी। जो ये गिरफ्तारी 5वीं गिरफ्तारी है, ये पूरा का मॉड्यूल यहाँ पर देश में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, और कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी हुई है एक बड़ी हम सफलता मान सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, देश की खुफिया एजेंसियों के लिए। और खुफिया एजेंसियों ने सफलता तो मान ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सवाल ये भी है कि 26 जनवरी पास है, लिहाजा ये भी अब सोचना होगा कि सुरक्षा के साथ कोई और खिलवाड़ ये आतंकवादी करने की फिराक में तो है, और उसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। क्या उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं? अब बिल्कुल देखिए, अगर 26 जनवरी की बात करें, 26 जनवरी को देश को लेकर पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया हुआ। अगर दिल्ली NCR की बात करें, महानगरों की बात करें, तकरीबन हर जगह अलर्ट किया हुआ है। और अगर इस आतंकी गिरफ्तारी को हम देखें, ये आतंकी झारखंड से यहाँ पर आया था, मेवात में आता, और कहीं ना कहीं धर्म प्रचारक के तौर पर आया था। और मेवात में आने के पीछे इसकी पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि अगर मेवात की बात करें, मेवात दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका, गुड़गांव से बिल्कुल मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर मेवात शुरू हो जाता है। और मेवात का अगर एरिया देखा जाए, मेवात का रीजन काफी बड़ा रीजन है। हरियाणा में भी मेवात का रीजन आता है, और राजस्थान में भी मेवात का रीजन आता है। और मेवात की अगर बात करें, मेवात आने का टारगेट मकसद यही था कि मेवात बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका, और मेवात के युवाओं को टारगेट किया जाए। कहीं ना कहीं गरीबी वहां पर है, कहीं ना कहीं एजुकेशन का स्तर भी बिल्कुल नीचे जा चुका है, और कहीं ना कहीं पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने मेवात को चुना था, क्योंकि स्ट्रैटेजी थी कि गरीबी यहाँ पर है, पिछड़ापन यहाँ पे है, लोगों को ज्यादा एजुकेशन नहीं है, और उसी को लेकर निशाना बनाने की पूरी कोशिश। बेहद शुक्रिया आपका अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मेवात से यूनुस अलवी भी हैं। यूनुस, अगर अभी की ताजा स्थिति में आपसे जानना चाहूं तो मेवात में भी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, और तो और NCR पर भी अलर्ट जारी है, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से आतंकी है जो अभी यहाँ पे छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ में कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है और मेवात है और बड़ा मुस्लिम इलाका है, और अलकायदा जैसे या दूसरे जो लोग हैं जो आतंकी हैं, वो मेवात जैसे इलाके को भी अपने चपेट में लेना चाहते हैं। रफ्तान मौके पर जो है मेवात में जो ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, और बड़ी बात है कि मेवात के लोग खासतौर पे ऐसे उनको तवज्जो नहीं देते, लेकिन जिस तरीके से मेवात में रोजगार के साधन नहीं है, गरीबी है, यहाँ पर दूसरे, तो ये टारगेट उनका जो है सफल हो सकता है कि अगर सरकार ने, प्रशासन ने, एजेंसियों ने इस और गौर नहीं किया तो। क्योंकि पैसे के लालच में जब एक अधिकारी जो है और इसमें लालच में फंस सकता है, तो आम गरीब आदमी भी ऐसे इन आतंकियों के लालच में फंस सकते हैं। बेहद शुक्रिया आपका यूनुस। तो जब गरीबी है और जब एक अधिकारी इनके जाल में फंस सकता है महज कुछ पैसों के लिए, ये आतंकवादियों की मदद कर सकता है, तो सवाल ये भी गंभीर है कि आखिर जो वहां के ग्रामीण हैं वो क्यों नहीं इनके जाल में फंसेंगे, वो इनके पास आगे क्यों नहीं जा सकते। तमाम पहलुओं पर सोचना होगा, और हम भी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए रघुवीर जी हैं कि आखिर कैसे इससे हम निपट सकते हैं, पुलिस और प्रशासन को क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए, ये भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा
कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। 26 जनवरी का जश्न मनाने के लिए पूरा भारत तैयार है, देश तैयार है, लेकिन क्या वाकई में हमारी सुरक्षा एजेंसियां तैयार है? अलर्ट जारी कर दिया है कि आतंकी छिपे हुए हैं, लेकिन कैसे पकड़ा जाएगा, क्या उसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी है? कर्नल रघुबीर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए हैं। रघुबीर जी, क्या इसको लेकर हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर है? हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट तो जारी किया है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? पूरा कंट्री तैयार है इसके लिए, और कभी कोई छुटपुट घटना हो जाए वो दैट इज बिसाइड द पॉइंट, वरना पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सक्षम है पूर्णतः, और यदि कहीं से भी इस टाइप का इंसिडेंट होता है तो दे विल फाइट इट बैक। वी आर रेडी टू फाइट बैक। लेकिन जो मेवात की अगर हम बात करें, वहां से आतंकियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आखिर वहां पे प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई स्टेप्स क्यों नहीं उठाए जाते? हम देखते 2013 में भी आतंकी को गिरफ्तार किया गया, अब भी तैयार किया गया, तो ये पूरी प्लानिंग मेवात से की जाती है और आतंकवादी इसको लेकर बाकायदा पूरी स्टडी करके आते हैं। इनको पता है मेवात के प्रॉब्लम एरियाज कहाँ पर है, कैसे लोगों को ये अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन इसको लेकर हम इतने ज्यादा तैयार दिखाई क्यों नहीं देते? नहीं, इसका रीजन ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो हमारी इंटेलिजेंस है उसमें कहीं न कहीं गैप है। आप देखोगे कि मिलिटेंसी की जो एक्टिविटी की स्पीड है वो हमारी इंटेलिजेंस से थोड़ी सी कहीं ज्यादा लगती है। यदि हमारी इंटेलिजेंस की स्पीड या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी ट्रैकिंग उसी के अनुरूप हो,
या उनसे एडवांस हो, तो मैं समझता हूं कि ये जो भी मिलिटेंसी की गतिविधियां हैं उसको ट्रैकिंग करने में आसान रहेगा। तो ये हमारी गवर्नमेंट को कहीं इस एस्पेक्ट पे देखना पड़ेगा कि जो मिलिटेंसी की आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक स्पीड चली हुई है, एक अलग से कल्चर बना हुआ है कि मिलिटेंसी की तरफ एक युवा धर्म के नाम पे जो एक तरफ भागते जा रहे हैं। आप देखेंगे आईएस कहाँ पे है, सीरिया के अंदर है, और यूथ पता नहीं मलेशिया का यूथ भी उसके में शामिल होना चाहता है। तो ये एक नया उन्माद जो चला हुआ है, इसको काउंटर करने के लिए हमारी इंटेलिजेंस की थोड़ी सी स्ट्रेंथ, उसकी टेक्निक और उसकी ट्रेनिंग को बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाया जा सकता है, और अगर जरूरत पता है कि उसको बढ़ाया जाना चाहिए तो फिर उसको लेकर कोई काम क्यों नहीं किया जाता, कोई स्टेप्स क्यों नहीं उठाए जाते रघुवीर जी? ये थोड़ा गवर्नमेंट से अभी पूछने का सवाल है कि अभी लेटेस्ट क्या कर रहे हैं, वरना तो मैन पावर को बढ़ाने की जरूरत है, इक्विपमेंट को बढ़ाने की जरूरत है जो ट्रैकिंग में हेल्प करे, और इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कानून में भी थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। जैसे पोटा जैसा कानून पीछे लेके आई थी गवर्नमेंट, ऐसा कानून लेके आने की जरूरत है जो कि डिटरेंट के तौर पे काम करे। उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, मिलिटेंट जब भी पकड़ा जाता है और एक बार ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये मिलिटेंट है, तो उसकी कम से कम सजा फांसी होनी ही चाहिए, फांसी होनी ही चाहिए, ताकि डिटरेंट के रूप में वो काम कर पाए। क्योंकि ये जो मिलिटेंट हैं ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये कोई धर्म जाति समाज के लिए नहीं है, ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहे किसी से, ये तो मानवता के दुश्मन है। ये तो इनका तो दिमाग ही और तरह का है। आप सोचिए, एक मानव को मानव कैसे मार सकता है बगैर रीजन के, उससे कोई तो पाठ ही यही पढ़ाया जाता है। हाँ, तो इनके लिए वही तो मैं कहता हूँ, इनके लिए कम से कम सजा डेथ होनी चाहिए, और अर्लीस्ट, और इसमें टारगेट होना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए 1 साल के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर दो। और मिलिटेंट का तो क्या है, जब भी पकड़ते हैं उसका एस्टेब्लिश हो जाता है, उसको ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी 2, 3, 4 महीने। उसमें क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं? जुडिशरी सिस्टम भी इसके लिए अलग होना चाहिए, जो प्रोसीजर है वो अलग होना चाहिए, ताकि उसमें कम से कम टाइम के अंदर और कम से कम रिकॉर्डिंग, कम से कम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इनको एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ाया जाए, और जल्दी से जल्दी इनको फांसी की सजा दे दी जाए, फांसी की सजा दे दी जाए चाहिए। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, तमाम जो सरकारें आती हैं वो कहती हैं कि हम देश की सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ कोई हम कोताही बरतने नहीं देंगे। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद अगर सरकारें ही इस तरीके से मुंह मोड़ लें तो फिर देश की रक्षा का क्या हो पाएगा? नहीं, हम जैसे लोगों को, जो एक्टिव लोग हैं, आप जैसे पत्रकार और टीवी मीडिया है, उसको सवाल उठाने चाहिए कि ये अलग से कानून क्यों नहीं बनाते, इनको एग्जीक्यूशन जल्दी से जल्दी क्यों नहीं करते। जैसे ये मिलिटेंट पकड़ा गया है अभी, शामी, जो अभी मोहम्मद शामी, इसको आप ट्रैकिंग करें, इसको कितने दिन में फांसी की सजा दी जाती है। जो भी हमने इसके एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन इससे लेना है, इसका क्या नेटवर्क है, कहाँ से ऑपरेट हुआ, कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, पूरा इसका नेटवर्क उसके बाद हमारे कोई यूज का नहीं है। और इसको जल्दी से जल्दी कानून के तौर पे इसको जल्दी जल्दी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कानून हमारे पास होना चाहिए। हाँ, तो कानून की यहाँ पे बड़ी कमी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बैकअप के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं ये आतंकी हमारे देश में आते हैं, जगह जगह पे छिपते हैं जाकर, और बहुत से धार्मिक स्थल पर जाते हैं, ठहरते हैं, और दूसरे लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है। तो बाकायदा ये पूरी रिसर्च और स्टडी के बिना तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या वीकनेस हमारे पर्टिकुलर एरियाज की है वो ये सब जानते हैं, और यहाँ पे रहते हैं, ठहरते हैं, किसी को जानकारी लगती ही नहीं है। खुफिया एजेंसियों को महीने लग जाते हैं इनको गिरफ्तार करने में। इसको लेकर भी तो कुछ किया जाना जरूरी हो चुका है मेरी ख्याल से। थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी रिलैक्स होना पड़ेगा इस मामले में। क्या है, कोई भी अधिकारी जो पकड़ने वाला है वो भी अपनी सेफ्टी चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पकड़ने किसी को जाते हैं और थोड़ी चूक हो जाती है। यदि चूक हो जाती है तो हमारा लॉ ऐसा है कि उस ऑफिसर को सजा दे दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि बाई चांस यदि कोई गलती हो जाती है तो उसकी पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो 100% परफेक्ट है, कोई न कोई कमियां तो रहती ही हैं। जैसे आप मिलिटेंसी एरिया ले लीजिए, जहाँ पे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस है, कभी कभी गलती से कोई इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, पर वो इंटेंशनल नहीं मारे जाते हैं। तो ऐसे केस में कोर्ट को भी थोड़ा लीनियंट व्यू लेना चाहिए, और तभी जो ऑफिसर्स हैं या जो उसको एजेंसी में काम करने वाले हैं उनको ये रहेगा कि वी आर सेफ गार्डेड बाय द लॉ, एंड यदि कोई मिस्टेक भी होता है तो वो चलेगा। वरना अभी इतनी सावधानी लेके
तो मिलिटेंट को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और यदि पकड़ हमारी सफलता मिलती है, पर उसमें से हो सकता है काफी लोग छुट जाते हों, भाग जाते हों, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा इसकी तरफ। चलिए, मुश्किल तो काफी है लेकिन करना तो जरूर होगा क्योंकि देश की रक्षा का सवाल है। बेहद शुक्रिया आपका रघुवीर जी स्टूडियो में आने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो वाकई में ये बेहद जरूरी हो चला है कि इसको लेकर कानून सख्त किए जाएं। सरकार की अगर बात करें तो उसको भी अब देखना होगा कि आखिर इस मामले पर कुछ काम क्यों नहीं किया जा रहा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, देश की रक्षा की बात अक्सर कही जाती है, लेकिन क्या वाकई में देश की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जो जाने जरूरी हैं वो उठाए जा रहे हैं, उन पर काम किया जा रहा है। सरकार को भी सोचना होगा, काम करना होगा और तभी शायद ये जो आतंकी लगातार देश में घुस रहे हैं इन पर काबू पाया जा सकता है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।